of disease in Ayurveda is viewed to lack of proper cellular function due to an excess or deficiency of Vata, Pitta और कफ। आयुर्वेद में बीमारियों को जो बांटा गया है वो है वात, पित्त और कफ। इसमें कहीं अगर अधिकता होती है या कमी आ जाती है सेलुलर लेवल पे तो बीमारी उत्पन्न होता है। और या तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन की मात्रा होती है, तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस ये सभी को मिलाकर के मेंटेन किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। दोस्तों यहां दो बातें आ गई। एक तो ये 5 तत्वों से बना हमारा शरीर, और इस शरीर में कोई दोष उत्पन्न होता है, कोई बीमारी उत्पन्न होती है, किसी भी तरह से हम सिक होते हैं, तो इसमें ये 3 बातें आती हैं, वो है वात, पित्त और कफ। इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि अगर शरीर में टॉक्सिन की मात्रा अगर अधिक होती है, विषाक्त हमारे शरीर में बहुत ज्यादा आ जाता है, यानी जहर की उत्पत्ति अगर होती है, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में आयुर्वेद कहता है बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस को बैलेंस करना। अगर यह बैलेंस अगर हो जाता है तो हम बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, और इसे कफ, पित्त, वात, पित्त और कफ यानी कि ये तीनों को बैलेंस करने की बात आती है, क्योंकि इस पंचभूत से बना हुआ जो हमारा ये शरीर है, इन्हीं 3 दोषों के कारण बीमार पड़ता है। बीमारी के कारण अगर पता चल जाए, बीमारी का अगर कारण का पता चल जाता है तो बहुत आसान हो जाता है उसका ट्रीटमेंट करना। तो अब ये जो त्रिदोष हैं, यानी कि कफ, पित्त, वायु, यानी कि वात, पित्त और कफ, ये जो तीनों चीजें हैं, इस तीनों का डिवीजन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कफ की जो प्रकृति होती है वो क्या है, पित्त की प्रकृति क्या है और वायु की प्रकृति क्या है। आइए देखें एक बार हम। तो त्रिदोष किसे कहते हैं? ये त्रिदोष है, और त्रिदोष में जब कफ, अगर कफ की मात्रा किसी के शरीर में बढ़ गई तो साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, नोस्ट्रलिस का यानी नाक से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, थ्रोट की बीमारी हो सकती है, और ब्रोंकाई यानी कि लंग्स से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। यह है कफ दोष। यानी अगर कफ प्रकृति वाला कोई व्यक्ति है, किसी के शरीर में कफ की मात्रा अगर बढ़ गई है तो वो अक्सर आपने देखा होगा बहुत लोगों को साइनस की बीमारी होती है, बहुत लोगों को थ्रोट की बीमारियां होती हैं, बहुत को लंग की बीमारी होती है। तो यह आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कफ दोष से पीड़ित है। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे कफ के बाद पित्त की। तो यह तो आपने कफ के विषय में देखा। अब हम बात करेंगे पित्त की। जिस किसी के भी शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको लीवर की तकलीफ हो सकती है, स्प्लीन डैमेज हो सकता है, स्प्लीन से जुड़ी हुई बीमारी हो सकती है, गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ कोई तकलीफ हो सकता है, स्टमक यानी पेट से रिलेटेड, ड्यूडेनम और पेनक्रिया से। तो पित्त, अगर किसी को पित्त की अधिकता होगी शरीर में तो लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ये तमाम चीजें अफेक्टेड होती हैं। अगर इससे अफेक्टेड कोई मरीज आपको मिलता है, क्योंकि हमारा जो प्रोवेदा के जो प्रोडक्ट है, अक्सर हमारे पास वही मरीज आते हैं जो कहते हैं कि मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लीवर में कुछ तकलीफ है, लीवर की सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, या लीवर बढ़ गया है, स्प्लीन की तकलीफ हो गई, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये पक्की बात है कि ऐसा आदमी पित्त दोष से ग्रसित है। यह पहचानना बहुत ही आसान है। तो आपने देखा कफ यानी कि ईएनटी, गले से ऊपर जितना भी हो रहा है वो, या ब्रोंकाई की बात अगर है, लंग्स की बात अगर है, तो ऐसा व्यक्ति कफ से पीड़ित है। पित्त वाला जो व्यक्ति होता है वो पेट से जुड़ा हुआ, यानी कि गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, लीवर है, स्प्लीन है, इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती है वो पित्त की अधिकता से होती है। अब हम बात करेंगे कफ की। आइए देखें कि आखिर कफ में क्या है, वात में। तो वात जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को घेरे हुए है। ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया जिसमें कि आप बहुत आसानी से कफ, पित्त और वात
इसके मरीज को आप आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो आया हुआ व्यक्ति है वो कफ दोष से पीड़ित है या पित्त दोष से पीड़ित है या फिर वात दोष से पीड़ित है ना। ये मजेदार एक बात जिसमें कि आप आसानी से आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये जो मरीज है इसको हमारे कौन से प्रोडक्ट दें जिससे कि ये आसानी से ठीक हो सके। अब बात आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जी हाँ दोस्तों, बैलेंस करना, यानी कि इसको बैलेंस करेंगे। किसको करेंगे? हम वात को, बात करेंगे पित्त को और बात कफ की बात करेंगे। ये तीनों चीजें अगर बैलेंस हो गई तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि इन तीन चीजों को बैलेंस करना ही चिकित्सा है। यानी आयुर्वेद के सिद्धांत में कफ पित्त वायु को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो वो मरीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकता है। यह नेचर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ डिजीज होता है और उसी तरह से आयुर्वेद के द्वारा खत्म होता है। अब इसे बराबर हम कैसे करेंगे? कफ पित्त वायु जो है बीमारी जिसकी अधिकता से हुई या न्यूनता से हुई, तो इसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो है पंचकर्मा। यह पंचकर्मा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर की शुद्धिकरण करते हैं, कफ पित्त वायु को शमन करते हैं, बराबर करते हैं। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है पंचकर्मा। That is the Ayurvedic treatment, the way of treatment of the kapha pitta vayu to be for the balancing. This panchakarma works. Now the panchakarma is vamna, वमन है, विरेचन है, बस्ती है, नास्या है, रक्त, मोक्षणा। ये 5 कर्म कहलाते हैं पंचकर्म। बात आयुर्वेद की, यानी कि आयुर्वेद में अगर कफ पित्त वायु को अगर आपको बैलेंस करना है, चिकित्सा करना है, तो पंचकर्म विधि में जाना होगा। और ये जो पंचकर्म विधि होती है थोड़ी कठिन होती है, लेकिन आजकल लोकप्रिय हो रहा है। बात फिर से एक बार पंचकर्म को फिर से एक बार हम समझ लें। यह है पंचकर्म। यह पंचकर्म वमन यानी कि उल्टी करा करके चिकित्सा की जाती है। विरेचन यानी मल त्याग यानी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करके इस तरह से इसको ठीक किया जाता है। दैट इज द बस्ती, एनिमा वगैरह दिया जाता है। और इसमें नास्यम, नाक के द्वारा, नाक में कई तरह के तरल पदार्थ डाले जाते हैं जिससे ब्रेन की शुद्धि होती है। और आता है रक्त मोक्षणा, यानी रक्त की शुद्धि होती है किसी भी स्किन डिजीज में। यह दोस्तों यह कहलाता है पंचकर्म विधि। तो यह पंचकर्म विधि जो है यह थोड़ी कठिन है और आजकल कठिन चीजों को लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है इसमें लोग समझ गए हैं कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो कितना सटीक है और कितना फलीभूत है, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह से आपको बिल्कुल ठीक करता है। तो बात चल रही है डिजीज की। तो डिजीज आज हम मॉडर्न साइंस की, यह डिजीज क्या है, डिजीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डिजीज क्या है, आइए देखें। डिजीज है द स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड द पैथोलॉजी, दैट इज द विकृति विज्ञान। आज मॉडर्न साइंस में जब कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो पैथोलॉजी में जाने की सलाह देता है, यानी कि आपको कहता है कि आप सबसे पहले जाइए और जांच करवाइए कि आखिर आपको तकलीफ क्या है। दैट इज द पैथोलॉजी, इसको कहते हैं विकृति विज्ञान। अब बात हम करेंगे जब पैथोलॉजी हो जाता है तो उसकी कारण जानने की बात आती है। दैट इज द इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज, कॉज जानने की बात आती है, इसको इटियोलॉजी बोलते हैं, कारण विज्ञान इसको कहते हैं। इसका कारण जानने की प्रक्रिया होती है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द डेवलपमेंट पैथोजेनेसिस, यानी कि यह बीमारी बढ़ी कैसे, इसके अगर मैकेनिज्म को जानने की बात आती है तो इसको पैथोजेनेसिस बोलते हैं। दैट इज द रोग जनन, यानी रोग जनन के बारे में अगर बात करनी है तो पैथोजेनेसिस होती है। उसके बाद बात आती है कि स्ट्रक्चरल कहीं से कोई चीज डैमेज होता है, यानी कि आपके शरीर में कहीं कोई तोड़फोड़ अगर हो गई, कोई बाहरी एक्सटर्नल कुछ भी अगर चेंजेस आता है तो इसको मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं, यानी रूपात्मक चेंजेस कहते हैं।
और उसी तरह से फिर इन सभी को अगर ठीक किया जाए, जब आइडेंटिफाई हो जाती है, डिजीज आइडेंटिफाई हो जाता है, तब इसकी चिकित्सा की जाती है। और ये पूरे का पूरा जो थ्योरी है, इसको चिकित्सा जगत में कहते हैं ये ट्रीटमेंट का आधार है। जैसे आयुर्वेद का आधार है कफ पित्त वायु को शमन करना, और इसकी पंच कर्म जो विधि है उस विधि के द्वारा इसकी चिकित्सा होती है। लेकिन एलोपैथी यानी कि मॉडर्न साइंस में हम सबसे पहले पैथोलॉजी की बात करते हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं, और कारण जानने के बाद फिर ये पता लगाते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे बढ़ रहा है, और ये तमाम बातें जब फाइंड आउट हो जाती हैं तब हम चिकित्सा की बात सोचते हैं। यह है मॉडर्न साइंस की बात अगर हम करें कि डिजीज, अब डिजीज की बात आती है, जैसे कि आयुर्वेद में 3 तरह की बात आई, कफ पित्त वायु। अब हम बात मॉडर्न साइंस की अगर करेंगे तो इसमें टाइप ऑफ डिजीज क्या है? पहला है डिफिशियंसी डिजीज, यानी आपके शरीर में किसी चीज की कमी अगर हो गई और उससे अगर कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो इसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। दैट इज हेरिडिटरी डिजीज, यानी वंशानुगत रोग, यानी वंश आपके द्वारा, आपके वंश के द्वारा, आपके माता पिता, आपके माता पिता के माता पिता, उनके यानी कई वंशों से अगर ये डिजीज आ रही है तो इसको हम वंशानुगत रोग कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि कई ऐसी हेरिडिटरी डिजीज है, जैसे कि परिवार में अगर दादाजी को डायबिटीज था तो आपके पिताजी को हुआ, और आज के डेट में आप भी डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। दैट इज द हेरिडिटरी डिजीज, इसको कहते हैं हेरिडिटरी, यानी वंशानुगत, वंश के हिसाब से ये चलता आता है। वो बीमारी आपको भी लेनी होगी, आपके अंदर आएगा, वो जेनेटिक होता है। अब इंक्लूडिंग द जेनेटिक डिजीज सेम अनुवांशिक, तो आनुवांशिक रोग जो है ये वंश के हिसाब से चलता है, और नॉन जेनेटिक हेरिडिटरी डिजीज भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके दादाजी को जो बीमारी थी आपके पिताजी को नहीं हुई, लेकिन वही बीमारी फिर आपको हुई, यानी कि एक वंश छूटा और दूसरा और तीसरे में आकर फिर से वो अपीयर हो गया। तो ये गैर अनुवांशिक रोग होता है, तो इसको नॉन जेनेटिक बोलते हैं। तो जेनेटिक नॉन जेनेटिक हो गया और हेरिडिटरी हो गई, एक डिफिशियंसी हो गई, यानी कि कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पहले हमने देखा डिफिशियंसी डिजीज, उसके बाद हमने देखा हेरिडिटरी डिजीज, उसके बाद देखा हमने जेनेटिक, उसके बाद नॉन जेनेटिक। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डिजीज, यानी शारीरिक रूप में आप अगर बीमार हैं, प्रेजेंट, यानी आपके शरीर में कोई अभी वर्तमान में अगर कोई बीमारी है तो ये जो फिजियोलॉजिकल ये डिजीज होता है। और डिजीज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड टू अदर्स, और भी एक तरीका है, दैट इज द कम्युनिकेबल डिजीज होता है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। इस तरह से बीमारियों का अनुभाग किया गया है मॉडर्न साइंस में। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने बताया आयुर्वेद में डिजीज को कैसे क्लासिफाई किया, सिर्फ 3 जगह, कफ पित्त वायु में, लेकिन मॉडर्न साइंस में इसको कई तरह से जानने की प्रक्रिया अलग है, इसको पहचानने की प्रक्रिया अलग है। और ये वंशानुगत की बात हम करें, डिफिशियंसी की बात करें, प्रेजेंट डिजीज की बात करें, जेनेटिक बात करें, तो ये तमाम जो क्लासिफिकेशन है ये डिजीज के हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत सीधा साधा सिद्धांत, बिल्कुल सीधा साधा काम, और वो है कि जो दोष है हमारे शरीर का, कफ है, पित्त है और वात है, इसका शमन करना, इसे बराबर करना। यानी कि आपको कफ की शिकायत है, आपको पित्त की शिकायत है, आपको वात की शिकायत है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका शमन करना ही ट्रीटमेंट है। अब ये हमारे शरीर में जो इम्बैलेंस होता है, जो सिम्टम आता है, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और विस्तृत जाने, क्योंकि आज का जो विषय है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल बार बार सुनिएगा, आपके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि फ्यूचर में जब कभी भी आप आयुर्वेद के बारे में किसी से अगर चर्चा होगी तो आप बहुत आसानी से उस चर्चा में, उस विचार गोष्ठी में आप भाग ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसका अनुभव हो चुका होगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि इसे बार बार आप जरूर सुनेंगे। तो ये जो दोष है, ये इम्बैलेंस सिम्टम, जब ये इम्बैलेंस होता है, यानी कफ पित्त वायु जब बढ़ता है या घटता है, तो बीमारी जो आती है वो कैसी बीमारी होती है, आइए एक नजर डालते हैं हम इस पर। ये जो बीमारियां हैं
ये समदोषा इम्बैलेंस सिम्टम क्या सिम्टम देता है साहब? आइए देखें। अगर किसी को कफ हो गया तो वो लेथर्जिक होता है, यानी कि वो काफी सुस्त टाइप का आदमी होता है, वो डिप्रेशन में हमेशा रहता है। जिसको कफ की शिकायत होती है वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, और मोटा होना उसकी एक प्रक्रिया होती है, वेट गेन करता है। द फॉगी माइंडेड, उसका माइंड स्थिर नहीं रहता, फॉगी होता है। ब्लोटिंग, गैस की शिकायत वगैरह होती है। फीलिंग अनसपोर्टेड, वो हमेशा अकेला महसूस करता है। और कंजक्शंस बना हुआ रहता है, यानी कि सीने में दबाव सा महसूस होता है। ये कफ, जो रोगी जिसके अंदर कफ की अधिकता हो गई है उसमें ये सारे सिम्टम आते हैं। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आता है लेथर्जिक, आपको पहचानने में बहुत आसान होगा। जो कफ का व्यक्ति होगा वो काफी थोड़ा मोटा होगा, थुलथुला होगा, वेट गेन किया हुआ होगा, फॉगी माइंडेड होगा, बात कुछ करेगा, सुनेगा कुछ, बोलेगा कुछ, उसमें स्थिरता नहीं होती, राइट। इसमें ब्लोटिंग, गैस की शिकायत उसको हमेशा रहती है। फीलिंग, बिल्कुल वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। कंजेक्शंस, उसके बात करने से वो थक जाता है। ये तमाम जो सिम्टम होता है ये कफ प्रकृति के रोगी में होता है, ये इसके सिम्टम है। बहुत ही आसान है कफ, पित्त और वायु के पेशेंट को पहचाना। ये मैंने कफ की बात की, अब मैं बात करूंगा वात की। जो वात का जो मरीज होता है, जिसके अंदर वात की अधिकता हो गई है, ये अग्नि तत्व होता है, ये वायु तत्व होता है, ये अग्नि तत्व है। या तो अग्नि तत्व में इंसोमिया, उसको नींद नहीं आती, एंजाइटी रहती है, उसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत रहती है, गले की शिकायत रहती है, डिहाइड्रेशन, हमेशा उसका शरीर सूखा हुआ रहता है, हमेशा सर में चक्कर रहता है, सेंसिटिव टू कोल्ड, हमेशा उसको ठंड लगती है, एंजाइटी रहती है, हमेशा सा थकान महसूस होता है। इस तरह से वात का जो मरीज होता है उसके ये सारे सिम्टम होंगे, और आप आसानी से समझ सकते हैं कि फला व्यक्ति जो है ये वात दोष से ग्रसित है। आयुर्वेद बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे अगर आप जितना अध्ययन करें उतना कम है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये आज की विज्ञान तो है नहीं, ये काफी पुरातन है और इस पे काफी किताबें लिखी जा चुकी हैं। आज मॉडर्न साइंस में कई सारी इसकी शाखाएं हो गई हैं और कई सारे ब्रांचेस में इसकी पढ़ाई हो रही है, और विस्तृत जानकारी इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। चलिए हम बात करेंगे कफ की और वात की हो गई, अब हम बात करेंगे पित्त की। आइए देखिए, जिसको पित्त की शिकायत होती है वो इरिटेबिलिटी होती है, उसमें इरिटेबल होता है, वो स्थिर नहीं होता। एक्नी और रैशेस, चेहरे पे दाग धब्बे, कील मुहासे, झाइयां वगैरह होती रहती हैं। हॉट फ्लशेस, कंफ्यूज, नोजिया, रेस्ट, अच्छा ये रिकल्सेंस, ये तमाम जो चीजें हैं, मैं अब इसमें डिटेल्स डिजीज में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि आप कफ, वात और पित्त के जो मरीज हैं वो इसी बीमारियों के अंदर सफर करते हैं, और जिन्हें संभालना, जिन्हें समझना बहुत आसान है। तो इसको हमने ये डिजीज वाइज भी बताया, हमने सिम्टम वाइज भी बताया। अब बात करेंगे फूड की। तो जो फूड के कारण ये बीमारियां बढ़ती हैं, क्योंकि बीमारी बढ़ने का कोई तो कारण होगा, और वो कारण है फूड। तो आइए एक नजर हम फूड पे डालें, ठीक है। तो फूड दैट कंटेन द क्वालिटी ऑफ हिज दोषा, आपकी फूड की क्वालिटी क्या है वो आपके दोष पे निर्भर करता है, यानी कि दोष वैसा ही होगा जैसे आपकी फूड की क्वालिटी होगी। और द एग्रावेटेड, जब बीमारी बढ़ती है तो एक्सेस क्या होता है उस पर। यह एक पिरामिड है, आप इसको देख सकते हैं। फूड की क्वालिटी और फूड की मात्रा उतनी होनी चाहिए जितना आपको शरीर को चाहिए, यानी कफ वाले को स्वीट फूड, नट, रूट, वेजेस, व्हीट, राइस, मीट, और जितने भी तरह के घी होते हैं, तेल होते हैं, केला है, डेट्स है, खजूर, मिल्क, दूध, कोकोनट, समीट, ये तमाम जो चीजें ये उनको खानी चाहिए कफ वाले को। लेकिन इसके लिए कैन एग्रावेटेड दैट डोसा इफ इटन इन एक्सेस, अगर इसकी मात्रा आपके शरीर में अधिक हो गई तो आप बिल्कुल बीमार पड़ेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता, आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाएगी। उसी तरह से पित्त वाले के लिए है, ये फायर प्लस वाटर वाले प्रकृति के होते हैं। इसमें पंजेंट, जो भी तीखा जो चीज होता है वो उनके लिए नुकसानदायक होता है, ऑयली फूड नुकसानदायक होता है, हॉट ड्रिंक्स उनके लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन इन सभी चीजों का समान मात्रा में अगर आप सेवन करते हैं तो यह आपको
पित्त दोष से बचाता है, लेकिन अगर इसकी अधिकता अगर होती है तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अब आती है वात, यानी वात रोग वाले जो होते हैं वो एयर एंड स्पेस, आकाशीय गुण होता है उनमें और हवा का गुण होता है। इनको बीटर खट्टी चीजें जो होती हैं, एस्ट्रोजेंट फूड, पॉपकॉर्न, ये जो रॉ वेजीज, कोल्ड फूड, ये तमाम जो चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, चिप्स वगैरह, ये तमाम चीजें वात वालों के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है, क्योंकि इससे जहां अधिकता हुई तो वो बीमार पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक डाइट प्रिंसिपल की। तो खाने का जो प्रिंसिपल है, जो खाने का तरीका है, उसके लिए कुछ टिप्स। अक्सर हमने ये देखा है, हम लोग ये महसूस भी करते हैं कि हम खाने पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं और जो भी चीज सामने आ जाता है हम उसका सेवन करते हैं। हमें चूंकि उसकी जानकारी नहीं होती कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, और यही कारण है कि हम इसकी अधिकता होती जाती है। अगर अधिक खा लिए तो ये कफ की मात्रा को बढ़ाता है या पित्त की मात्रा को बढ़ाता है या वात की मात्रा को बढ़ाता है। ये सीधी सी बात है। तो आयुर्वेदिक डाइट प्रिंसिपल, खाने का जो तरीका है, उसके जो नियम है, आइए उस पर हम थोड़ा सा आप जो चर्चा करेंगे। समय कम है लेकिन टॉपिक बहुत है, इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। डोंट सप्रेस एपेटाइट। अगर आपको भूख लग गई तो कभी भी आप इसको सप्रेस ना करें, दबाएं नहीं। जब भी भूख लगी कुछ ना कुछ आप जरूर खा लें। ईट वेन एवर यू फील एपेटाइट। अगर आपको भूख लगी तो आप जरूर कुछ ना कुछ खाएं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ईट 2 times a day। भरपेट खाना जिसको कहते हैं वो आपको सिर्फ 2 बार ही करना है। डोंट ओवर ईट, आपको अधिक नहीं खाना है। कहते हैं कि आपके पेट में जितनी जगह है उसका 3 भाग आप फूड के लिए रखिए और 1 भाग पानी के लिए रखिए। यह एक सही खाने का तरीका होता है। ईट फूड इन देयर नेचुरल फॉर्म, और खाना जो आपके सामने आता है उसे नेचुरल फॉर्म में ही रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग फूड को इतना ज्यादा पकाते हैं, इतना ज्यादा कुक करते हैं, उसमें इतना तेल मसाला घी वगैरह डालते हैं कि उसका जो नेचुरल फॉर्म होता है वो खत्म हो जाता है। खाने का जो टेस्ट की बात अगर हम करें तो टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इन सभी चीजों का जो प्रयोग करते हैं, इससे उसके वास्तविक गुण से हम वंचित रह जाते हैं। स्वाद तो हमें मिलता है, हमारी जीभ को उसका स्वाद मिल जाता है, लेकिन हम उससे बिल्कुल वंचित रहते हैं। जिस फूड से हमें कुछ विटामिन्स मिलने वाले हैं, कुछ मिनरल्स मिलने वाले हैं, जो भी पौष्टिक आहार हम लेते हैं उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है, न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं, सिर्फ पेट भरता है। ऐसे में हमें बचना चाहिए कि उसके नेचुरल रूप को ही ज्यादा इस्तेमाल करें। सब्जियों को उबालकर अगर खाते हैं, कम मिर्च, कम तेल, कम घी और कम मसाले से खाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बात हम करेंगे कि खाना जो आपके पास आता है, यानी आप जो खाते हैं, आप ईट फूड विद इन 48 मिनट्स ऑफ कुकिंग, यानी खाना बन जाने के बाद 48 मिनट के अंदर ही आप उस खाने को खा लें। कई बार हम क्या करते हैं, खाना एक बार सुबह बन गया, उसे फ्रिज में रख दिया जाता है, उसे दोपहर में भी खाते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर रात को खाते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि फ्रिज का रखा खाना 3-3, 4-4 दिनों तक चलता है। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए, जो खाना 45 से 48 मिनट के अंदर आपको खा लेना चाहिए, वो खाना अगले 2 दिन और 3 दिन में अगर खा रहे हैं तो उसकी पौष्टिकता उसमें रहेगी? कभी नहीं रहेगी। और जैसा कि मॉडर्न साइंस का कहना है, डिफिशियंसी डिजीज, आज 80% जो बीमारियां हैं हमारे बच्चों से लेकर, महिलाओं से लेकर, पुरुषों से लेकर, वो बीमारियां डिफिशियंसी के कारण हो रही है। कमी के कारण ही बीमारियां ऑक्योर कर रही हैं साहब। यह बहुत सोचनीय विषय है, क्योंकि हम खाने के स्वाद के पीछे जा रहे हैं, उसके गुणागुण के बारे में बात नहीं करते हैं, उसके प्रॉपर्टी की बात नहीं करते हैं। ईट फूड कुक्ड एट होम, आप कोई भी खाना अपने घर पे ही बनाइए, और ईट फूड विद अ क्लेम माइंड, और अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रख के ही आप खाने का आनंद लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम खाने के टेबल पे होते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है और हमारा ध्यान टीवी पे होता है या फिर
मोबाइल पे होता है। ऐसे में आप जो खा रहे होते हैं वो ब्रेन उसका सेंस नहीं ले पाता, और अगर ब्रेन अगर आपका सेंस नहीं ले पाया तो ऐसे में जो भी आप खाते हैं, जो भी आपके अंदर फूड जा रहा है, उसका कोई भी रिस्पॉन्स आपका शरीर नहीं करता। वो सिर्फ पेट भरता है और सिर्फ पेट भरता है। दोस्तों, खाने के नियम पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती को सुधारिए। कम से कम खाने की टेबल पे, खाने की जगह पे ना मोबाइल होनी चाहिए, ना ही रिमोट होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपके बच्चे भी इसको फॉलो करते हैं, और ये अगर फॉलो कर रहा है आपका बच्चा तो आप ये समझ लीजिए आपके बच्चे की सेहत बहुत जल्द खराब होने वाली है, क्योंकि उसके बदन में डिफिशियंसी होगी, डिजीज उत्पन्न होगा, बीमारियां होंगी और आप परेशान होंगे। सिर्फ थोड़ी सी आदत सुधारने की जरूरत है। खाते वक्त आप हमेशा अपने आप को बिल्कुल केंद्रित कीजिए उस खाने पे जिस खाने को आप खा रहे हैं। खाना जैसा भी हो, उसका स्वाद जैसा भी हो, अगर आप आत्मीयता से, अगर दिमाग के साथ अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया, भगवान का प्रसाद मानकर अगर आपने एक्सेप्ट किया, तो वो आपके शरीर में उतना ही काम करेगा जितना एक भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद काम करता है। दोस्तों, आयुर्वेद बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे हम आज कहते हैं घास फूस, लेकिन ये घास फूस नहीं, ये बहुत विचित्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में हम कहें जितना कहें उतना कम है। तो ये खाने का प्रिंसिपल था कि आप खाना कैसे खाएंगे। खाने के प्रिंसिपल के बारे में, डोंट सप्रेस योर एपेटाइट, ईट Whenever you feel appetite, आपको जब भूख लगती तभी खाइए। Eat 2 times a day, 2 बार खाना खाइए। Don't overeat, ज्यादा मत खाइए। Eat food in their natural form, उसको नेचुरल फॉर्म में ही खाइए, बहुत ज्यादा कुक मत कीजिए। खाना खाने के 48 मिनट के पहले ही आप खा लीजिए, और खाना घर पे ही पकाया हुआ खाइए, और अपने दिमाग को शांत रख के खाइए। बात अब करेंगे आयुर्वेदिक टिप्स की। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको खुश रहना है, आपको अगर हेल्दी रहना है, तो ये कुछ आयुर्वेदिक टिप्स हैं। इस टिप्स को बड़े ध्यान से सुनिए। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपके बच्चों के लिए फायदेमंद है, बशर्ते कि अगर आप इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। आइए देखते हैं द फ्यू आयुर्वेदा टिप्स। क्या कहता है ये टिप्स? ये कहता है ऑयल मसाजिंग। कम से कम सप्ताह में 1 बार या 2 बार अपने शरीर पे तेल की मालिश जरूर कीजिए। ड्रिंकिंग हॉट वाटर, ठंडा पानी बिल्कुल पीना बंद कर दीजिए। हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। करेक्ट स्लीपिंग हैबिट, सोने का जो तरीका है वो उस हैबिट को आप बदल दीजिए। लेट नाइट आप ना सोएं, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। रेगुलर एक्सरसाइज, इस महंगे शरीर में जिसकी आप कीमत लगा नहीं सकते, इस शरीर को थोड़ा सा अपने यत्न कीजिए, आप ठीक रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। करेक्ट स्लीपिंग हैबिट्स मैंने बताया। ईटिंग वार्म एंड फ्रेश फूड, आप हमेशा गर्म खाना खाएं और फ्रेश फूड खाएं। डेली 20 मिनट्स मेडिटेशन, ये भी आपकी जिंदगी का एक पार्ट अगर बन जाए तो फिर आपको स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि 20 मिनट आप मेडिटेशन जरूर करें। और अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ कर्ड एट नाइट, रात को दही का सेवन बिल्कुल ना करें। बिल्कुल गांठ मार लें कि रात को आप दही ना खाएं। अगर दही खाते हैं तो आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाएगी और आप श्वसन तंत्र की बीमारी से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आप सफर करेंगे। कीप दिस फ्यू टिप्स इन माइंड विच विल हेल्प यू लीड टू हेल्दी लाइफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस टिप्स को आज बहुत माइन्यूटली देखा है, सुना है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिए। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इस टिप्स को आप फॉलो कीजिए। आप देखेंगे आपके शरीर से 90% बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो गई हैं। यह तो था आयुर्वेद। अब हम बात करेंगे आज के इस मॉडर्न युग में आयुर्वेद का क्या महत्व है। बात हीलिंग की। आयुर्वेदा आर्ट ऑफ लिविंग। आज के आयुर्वेद में क्या फर्क है, पहले के आयुर्वेद में क्या फर्क है? आप और आयुर्वेद इन सीक्रेट ऑफ आयुर्वेदा। What is healing? The process of returning to our physical, emotional and spiritual and cultural well-being. यानी हमारे शरीर का अगर फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और कल्चरल चीज अगर फिर से वापस आ जाए, जिसके वजह से हम बीमार हैं, जिसके वजह से हम मानसिक रोगी हैं, जिसके वजह से हम इमोशनली बीमार पड़ रहे हैं, अगर इसकी रिकवरी होती है, इसको कहते हैं हीलिंग। और हीलिंग के लिए ही ये तमाम चिकित्सा विज्ञान है।
जी हाँ दोस्तों, तो अब आयुर्वेद का हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ द आयुर्वेदा इन आवर लाइफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा इन आवर लाइफ? नाउ यू सी द Ayurveda is the popular of its extensive natural healing way, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप में ही आपको ठीक करता है, आपके शरीर को, आपके दिमाग को हीलिंग करता है और आपको वेलनेस देता है, आपको चुस्त दुरुस्त रखता है। जैसे कि मैंने कहा कि आयुर्वेदा एक नेचुरल तरीका है और जिसपे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो मॉडर्न लाइफ में हमारा क्या है, क्यों लोग आकर्षित हो रहे हैं आज आयुर्वेद पे? आइए एक नजर डालें। द आयुर्वेदा एम्स टू प्रिवेंटिंग एंड रिलीविंग द डिजीजेस ऑफ बॉडी एंड माइंड थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ केयर। आप अपने आप को सेल्फ केयर थोड़ा करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो आपका शरीर, आपका दिमाग प्रिवेंट करेगा और रिलीफ देगा किसी भी तरह के डिजीज से। It includes the internal action to be taken care of the physical health, your mental and emotional well-being। आपके मानसिक और शारीरिक तौर पे आपको फिट रख सकता है ये आयुर्वेद। और लोग आज इस मॉडर्न युग में जान गए हैं कि अगर अपने आप को ठीक रखना है, अपने दिमाग को ठीक रखना है, अपने शरीर को ठीक रखना है तो नेचर की तरफ जाना पड़ेगा। और नेचर का मतलब है आयुर्वेद। आयुर्वेद अब मॉडर्न लाइफ में आयुर्वेद को मॉडर्नाइज कर दिया गया। आइए देखेंगे इस मॉडर्न लाइफ में क्या डिमांड है हमारा, यानी कि डिमांड ऑफ आयुर्वेदा इन मॉडर्न लाइफ। आपने देखा होगा कई जगह पे इस तरह के हीलिंग सेंटर बन रहे हैं जहां पे पंचकर्म विधि से ट्रीटमेंट होता है। अब लोग नाड़ी दिखाना पसंद करते हैं, न कि गहन अध्ययन यानी बड़े डॉक्टरों के पास जाने की वो सोचते कम हैं, चाहते हैं आयुर्वेद के द्वारा अगर चिकित्सा हो तो वो ज्यादा बेटर है। लोग अब अवेयर हो रहे हैं, कई सारे सेंटर्स खुल गए हैं पंचकर्म विधि के लिए कि आप अपने आप को अगर दुरुस्त रखना है तो आप इस आश्रम में जाएं, इस सेंटर में जाएं जहां आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें जो पंचकर्म विधि है उसे ही अपनाया जाता है। बात अगर हम करें आयुर्वेद के मेडिसिन की, इसकी जो दवाइयां हैं ये बिल्कुल नेचुरल है, सुरक्षित है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। वहां मेडिटेशन आपको बताई जाती है कि आप अपने दिमाग को कैसे चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रख सकते हैं, और यह पूरा का पूरा देता है आयुर्वेद। जी हां दोस्तों, यह तमाम जो चीजें आप देख रहे हैं, अब आज का जो युग है, आज की जो पीढ़ी है अब ये समझने लगी है कि आयुर्वेद सिर्फ घास फूस नहीं है, इसकी वैज्ञानिक तथ्य है और इस पर लोग अब आकर्षित हो रहे हैं। अब आयुर्वेद का बाजार कितना बढ़ा, हम इस पे बात करेंगे थोड़ा सा कि लिस्ट ऑफ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात अगर करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, मॉडर्न तरीके से अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब वो कूटने पीसने का जमाना खत्म हो गया, मॉडर्न तरीके से हो रहा है। हर्बल कॉस्मेटिक्स आ गए, हर्बल एक्सट्रैक्ट आ गए, हर्बल मेडिसिन आ गए, आयुर्वेदिक मेडिसिन आ गए, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के द्वारा बनी हुई कई सारी दवाइयां हैं, मेडिसिनल प्लांट है, इसकी कल्टीवेशन हो रही है एंड प्रोसेसिंग हो रहा है। कहने का मतलब है कि आज का जो बाजार है, आज का ये जो मॉडर्न युग है, इसमें आयुर्वेद इतना आगे बढ़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर एक डेटा की बात करें तो आपको एक डेटा मैं बताना चाहूंगा, इस डेटा को आप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। केरल में बहुत ही अच्छा एक सेंटर है, केरलियन एक सेंटर है। ये 1948 में इसकी शुरुआत हुई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। 1989 में इसके कई सारे ब्रांच हो गए, न्यू दिल्ली में इसने पहला ब्रांच शुरू किया। 94 में 120 प्रोडक्ट के साथ इसने काम की शुरुआत की बड़े पैमाने पे और पहला रिस्टार्ट किया आयुर्वेदिक सेंटर 1999 में। 2004 में केरलिया स्टार्ट किया एक फर्स्ट सेंटर इन जापान में। 2004 में जापान में इसने अपना एक ब्रांच बनाया। 2012 में इसने 6 कंट्री और 15 सेंटर पे काम करना शुरू कर दिया। 2020 की बात अगर हम करें तो इसने अभी तक 10 कंट्री और 50 सेंटर बना रखे हैं। जो चिकित्सा केंद्र है उन्होंने, कैरलिया के नाम से ये एक ब्रांड है। आप समझ सकते हैं इतने छोटे से पीरियड में इतना ज्यादा प्रसार कैसे हुआ।
प्रसार इसलिए हुआ कि अब हम अवेयर होते जा रहे हैं, आयुर्वेद के प्रति हमारा रुझान बढ़ता चला जा रहा है। बात आज हम विश्व की बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे। तो आइए इसकी इकोनॉमी पे अगर एक नजर डालें तो 4.2 ट्रिलियन इन 2017 में बात वेलनेस टूरिज्म पे आया था पैसा, यानी बिजनेस हुआ था। और बात हम करेंगे हमारे इंडियन मार्केट, आयुर्वेदा मार्केट इन इंडिया वाज वैल्यूड INR यानी 300 बिलियन का बिजनेस हुआ 2018 तक, और 2024 में 710 बिलियन का काम होना है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी 16.6% की बढ़ोतरी हुई। आप समझ सकते हैं इस मॉडर्न लाइफ में जो हीलिंग वर्ल्ड है वो हीलिंग वर्ल्ड आयुर्वेद की तरफ जा रहा है, और आयुर्वेद में इतने सारे स्कोप हैं। दोस्तों, हम और आप प्रोवेदा से जुड़े हैं, और प्रोवेदा भी आयुर्वेद को बढ़ावा देता है। हम हीलिंग की बात करते हैं, उसमें आयुर्वेद की बात करते हैं। हमारे पास स्कोप ही स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। हम चाहें तो चाहे जितना भी बिजनेस हम क्रिएट कर सकें। पहले आयुर्वेद को इतनी मान्यता नहीं थी, लेकिन अब राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, और यह 25 अक्टूबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो एक आज के मॉडर्न युग में ये 8 अनहेल्दी थिंग्स को छोड़ दीजिए। एक तो ये प्रोसेस फूड की बात करेंगे, बहुत भरी की बात करेंगे, बहुत हरी यानी रॉन्ग ईटिंग की बात करेंगे, स्कैंडी यानी कि ये जो लेथर्जिक आप जीवन बिता रहे हैं उस पर स्ट्रेस को लेना कम करें, ठीक है। नो सन एक्सपोजर, बहुत ज्यादा आप एक्सपोजर ना करें, सन में ना जाएं, और इसमें केमिकल्स का यूज कम करें, ठीक है। फॉल्स ब्रीथिंग, मुंह से सांस न लें, बिल्कुल। लैक ऑफ स्लीप, नींद मात्रा पूरी तरह से आप अपने शरीर में रखें। एंटीबायोटिक का काम कम करें, लें कम, और बहुत ज्यादा आप रेडिएशन के बीच में ना जाएं। ये अगर 8 चीजें अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप हम आयुर्वेद की करेंगे फिर से एक बार कि हाँ, कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन यह है कि आयुर्वेद का सिद्धांत यह है कि आपके शरीर में हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, हेल्दी माइंड होना चाहिए, और हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड होगा तो ये हैप्पी लाइफ होगा, और इसके लिए आयुर्वेद आपके साथ